जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। इसके मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और इवन लॉन्ग के भी आपको हम नोट्स दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो लिहाजा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। गैसों के तबादले में क्या होता है? तवानाई खारिज करने के लिए CH बॉन्ड का टूटना, जिस्मानी हरकत जो हवा को जिस्म के अंदर और बाहर लेकर जाती हैं, हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, खून ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना। तो स्टूडेंट्स देखें, हवा से ऑक्सीजन लेना, आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो 21% है और इवन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो 0.034% है। तो आप ये कह लें कि हवा से ऑक्सीजन का लेना यानी 21% हवा से ऑक्सीजन का ले लेना किसी भी जानदार का, और फिर जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना ही जो है वो गैसों का तबादला कहलाएगा। अगला सवाल है, पत्ते से गैसों का ज़्यादा तबादला कहाँ से होता है? यानी पत्ते जो होते हैं वहाँ से ज़्यादातर गैसें कौन सी जगह से बाहर आती हैं? तो याद रखिएगा, पत्तों में अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म का जो है एक ऑर्गन टाइप हिस्सा बनाया है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा वो ऐसी जगह है जहाँ से गैसों का तबादला होता है। उसके बाद सवाल है, हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में और फिर ब्रोंकाई की बहुत सी शाखें निकल आती हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो लिहाजा हवा से रास्ते में ब्रोंकाई की जो तादाद आती है वो 2 है, तो उसका बेस जुज़ जो है वो सही है। इंसान में गैसों का तबादला कहाँ होता है? तो गैसों का तबादला प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपका जिस्म है वो नाक से और मुंह से सांस अंदर जाता है, फेरनेक्स से होता हुआ वो सांस की नाली ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से होता हुआ अभी जो बताया ब्रोंकाई में आता है, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के अंदर एक अंगूरों का गुच्छा जिस तरह होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एल्व्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। तो लिहाजा एल्व्यूलाई यानी कि दाल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि कौन सी साख्त फेफड़ों से हवा बाहर निकालने का काम करती है? तो फेफड़ों से हवा बाहर निकालने का काम जो साख्त करती है उसमें है नेज़ल कैविटी, ब्रोंकस या ब्रोंकियोल या डायाफ्राम। तो स्टूडेंट्स, 5वें का जो जवाब है वो है दाल यानी डायाफ्राम, क्योंकि डायाफ्राम एक ऐसा मस्कुलर कह लें कि झल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जिसकी मदद से सांस लेने का अमल हो पाता है। लिहाजा डायाफ्राम की ही मदद से आप कह लो कि हवा की तरसील फेफड़े कर पाते हैं। अगर डायाफ्राम ना हो तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि डायाफ्राम फेफड़ों के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के बराबर करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। बहरहाल, अगर प्रेशर फेफड़ों के अंदर कम हो जाए तो हवा अंदर आ जाती है और बाहर का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हवा बाहर जाती है, जिसमें डायाफ्राम का किरदार है। आप मेरे ये बायोलॉजी के लेक्चर्स देखो, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये मैं तफसीलन बात समझा रहा हूँ। अगला सवाल है, तनफ़ुस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल मुहर्रिक किसका इर्तिकाज़ है? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है वो खून में यानी अलिफ इसका सही जवाब होगा।
प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है कि रेस्पिरेशन के हवाले से गलत बयान को देखें। तो रेस्पिरेशन से हवाले से जो गलत बयान यहाँ पर दिया गया है 7वें सवाल में, वो है जीम कि एम्फीसीमा में एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सतह रकबा बढ़ जाता है। तो एम्फीसीमा में दीवारें टूटती नहीं हैं, ठीक है, और जब दीवारें अगर टूट जाएं तो सतह रकबा बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत लिखी हुई है, दीवारें टूट जाती हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जो बात लिखी है ये गलत है। लिहाजा इस जीम इसका गलत जवाब होगा, सही जवाब होगा। कौन सी बीमारी, अगला सवाल है, कौन सी बीमारी फेफड़ों में एयर सैक टूट जाते हैं? एयर सैक जो है, एयर सैक टूट जाते हैं, कौन सी बीमारी ऐसी है? तो स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी है ये एम्फीसीमा ही है जो ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था। सो दाल इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि मदरजा झैल में से कौन सा काम नेज़ल कैविटी नहीं करती या इसमें नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, नेज़ल कैविटी जो है वो गैसों का तबादला नहीं करती, सिर्फ गैसों को आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो गैसों का तबादला फेफड़े करते हैं। अगला सवाल है, एल्वियोलाई के गिर्द किस तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं? तो एल्वियोलाई के गिर्द जो है वो कैपिलरी होती हैं। तो इससे ये होता है कि कैपिलरीज जो हैं वो इस तरह लगी होती हैं जो कि खून को ऑक्सीजन देती हैं। सो जीम इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है, ब्रीथिंग तनफ़ुस को कहते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल के मजमूए में, जिसमें मादों की ऑक्सीडेशन होती है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं, रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। फिर आ रहा है जी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं, तो इससे निकलने वाली एनर्जी को हम एटीपी में तब्दील होता हुआ देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लेंथी भी है कि नेज़ल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक का सफ़र आपने तय करना है, रास्ता बनाना है, इसका बयान करना है। तो नेज़ल कैविटी के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ है, बहरहाल इसको भी आप देख लें। उसके बाद म्यूकस है। म्यूकस चूँकि आपकी जो जितनी भी ऑरल कैविटी है या कोई ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल ब्रोंकाई हैं, इनके अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है म्यूकस, जो कि सेल्स पैदा करते हैं। फिर ये फेरनेक्स आ जाता है। फेरनेक्स एक मुकाम है जो कि नेज़ल कैविटी का पहला मुकाम है। उसके बाद फिर आगे ग्लोटिस आता है जो कि खुराक की नाली को ढक देता है, सांस की नाली को ढक देता है एपिग्लोटिस की शक्ल में, ताकि जब आप खुराक खाते हैं तो सांस की नाली में जो है वो खुराक ना चली जाए। उसके बाद लेयरनिक्स आ जाता है। लेयरनिक्स का काम आवाज़ पैदा करना है, ऐसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेयरनिक्स को। और लेयरनिक्स में आपको वोकल कर्ड्स भी मिलती हैं जो कि बेसिकली एक रिंग्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आवाज़ पैदा करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह आपको मेरी आवाज़ अब सुनाई दे रही है, तो ये मेरे लेयरनिक्स में वोकल कर्ड्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। 2 पेजेस को लेकर आपस में इकट्ठा करें और उसकी पीपनी सी बना लें तो ये भी एक वोकल कर्ड्स की तरह की आवाज़ निकालेंगे। बहरहाल ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया आपको पता है कि 12 सेंटीमीटर जो है एक लंबी सी नाली है, सी शेप के, इसके अंदर कार्टिलेज भी मौजूद होते हैं जो कि सांस की तरसील का काम करती है। उसके बाद ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई आपको पता है कि ट्रेकिया के आगे 2 ब्रोंकाई होते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं आप कह लो कि ये आगे से ब्रोंकाई के भी मज़ीद अगर ब्रांचें निकाले जाएं तो ब्रोंकियोल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ब्रोंकियोल्स एंड करते हैं एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर, और एल्वियोलर डक्ट्स वो जगह है जहाँ पे हवा खून में शामिल होती है बेसिकली एल्वियोलाई में जाने के बाद। यानी एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ हवा खून में शामिल होती है। ये गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें खून की नालियाँ भी होती हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आ जाता है हमारे पास एल्वियोलाई, आखिरी स्टॉप। और अगला सवाल है कि एक स्टोमा और लेंटिसेल
में आप किस तरह तमीज़ करेंगे या फ़र्क करेंगे। तो स्टूडेंट स्टोमा और लेंटिसेल्स में ये फ़र्क होता है कि स्टोमा पत्ते में मिलता है, लेंटिसेल्स आपको किसी भी जड़ों की सतह या आप कह लें कि तनों की सतह पे मिलेंगे। इनका काम भी गैसों का तबादला है, जबकि इनका काम भी गैसों का तबादला है। अब चलते हैं इन शाइया सवालों की तरफ। पहला सवाल है, पौधे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप अभी अपनी नोटबुक निकाल लो और इसको नोट डाउन करना शुरू करो कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ साथ लिख लो कि पौधों में गैसों का तबादला, ये हेडिंग होगी, इसके अंदर लिखो। फिर स्टोमेटा और फिर एयर स्पेस, इसके बारे में लिखो। और उसके बाद अगर इसको समझना है स्टूडेंट्स, तो मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप लेक्चर से समझ भी सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो करके लेक्चर्स भी सुन सकते हो। उसके बाद हमारे पास है जी, पत्तों के सेल्स के दिन और रात में मुख्तलिफ हालात क्या होते हैं। तो दिन के वक्त पत्ते के मीज़ोफिल सेल्स, उसके ख़ास सेल्स होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होता है, इसकी तफसील लिख लो। ये जिस तरह आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में आपको मीज़ोफिल सेल्स नज़र आ रही हैं। ये स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, ये पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स हैं। और ये ऊपर ये पत्ते का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे आप कभी पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन बन जाता है। अब रात के वक्त जो है क्या होता है, तो रात के वक्त लिखो। और इसके अलावा तबादले के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंटिसेल्स भी होते हैं। तो लेंटिसेल्स में आप ये शाखों वगैरह को लिख सकते हो, ठीक है। और ये लेंटिसेल्स के अंदर की हालत है कि जैसे यहाँ से गैसों का तबादला कैसे मुमकिन होता है। तो स्टूडेंट्स, आम सतह से भी जो है गैसों का तबादला हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तनफ़ुस से क्या मुराद है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन किया जा रहा है वो बेसिकली ये कि सांस अंदर लाने और बाहर निकालने के मराहिल बयान करने हैं, ठीक है। यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में बताना है। तो आप पहले थोड़ा सा तनफ़ुस के बारे में बता दें, ब्रीथिंग के बारे में बता दें, अच्छा है। उसके बाद फिर आपने ये इन्हेलेशन इंस्पायरेशन के बारे में लिखना है। डायफ्राम का सिकुड़ना कैसे मुमकिन है, इसके ऊपर आपने सारी बात लिख लेनी है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सपायरेशन या एक्सलेशन के बारे में लिखना है, जिसमें डायफ्राम का फिर ढीला होना है डेफिनेटली। और फिर यहाँ पर भी सांस की क्या रफ्तार है, इसके बारे में आपने लिखना है। और अगर आप लेक्चर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो करके लेक्चर समझ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल किया जा रहा है कि नमूनिया, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा की जो है आपने बतानी है अमराज की वजूहात और इनका इलाज और इनकी अलामात। तो सबसे पहले नमूनिया के बारे में देख लेते हैं। नमूनिया जो है आप कह लें कि ये बीमारी की डेफिनेशन लिख लें आप, इसकी वजूहात आपके सामने हैं। ये सब वजूहात अभी नोट डाउन कर लें। और ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कुछ अलामात भी हैं। ये अलामात को आप डाउनलोड इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलाज भी आप जो है नोट डाउन कर लें। उसके बाद बीमारी अस्थमा आ जाती है। अस्थमा दमा कहते हैं इसको उर्दू में, और इसकी भी वजूहात आप लिख लें। और उसके बाद दमे की क्या अलामात हैं ये दर्ज कर लें और इसका इलाज देख लें। इसके इलाज में आप इन्हेलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आखिर में ब्रोंकाइटिस के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में भी बताएं। तो ब्रोंकाइटिस की इकसाम भी आपके सामने हैं, इनको नोट डाउन कर लें। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दो इसकी किस्में होती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा ये हमारे पास इसकी कुछ इसका इलाज है, इसकी अलामात हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एम्फीसीमा अभी मैंने आपको इसमें टॉपिक में ना मैंने करवा दिया है आपको एस्थमा, हालांकि वो सवाल में नहीं था लेकिन मैंने आपको करवा दिया। बहरहाल एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा देख लें। एम्फीसीमा के बारे में अलामात देख लें। ये कुछ अलामात हैं, इनको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद हमारे पास इसका ये जवाब होगा अलामात का, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट, सवाल ये किया जा रहा है कि जो तम्बाकू का धुआं है किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है।
स्मोकिंग के बुरे असरात, इसको आप यहाँ से लिख लें। उसके बाद सिगरेट के धुएं में 4000 से ज़ायद आपको पता है कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, 50 तो वो ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, ये लिख लें। स्मोकिंग सिगरेट का जो धुआं है उसके बारे में कुछ खसूसियात लिखी हैं, ये लिखें। और उसके बाद हमारे पास स्मोकिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, ये नहीं हम लिखेंगे। तो यहाँ तक बस आप उसको नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा अबाउट ऑल द एक्सरसाइज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जाते हुए जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सारे सवालात के जवाबात मिल जाएं। और मज़ीद तमाम चैप्टर्स के सवालात के जवाबात के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।